जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको पॉलिटिकल साइंस बोर्ड एग्जाम 2021 में जो पूछे गए प्रश्न है उसी का आज हम लोग क्या करेंगे कि आपको एनालाइसिस करेंगे। और ये जो सारे क्वेश्चन है वो आपके बिहार बोर्ड के जो एग्जाम हुए थे 2021 में उसमें पूछे गए हैं। तो इससे पहले भी हम क्या किए हैं कि इसका 3 क्लास जो है वो आपको किए हैं और आज जो है ये इसका चौथा क्लास लेता है। चलिए साथियों, इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो मेरा प्रश्न होगा वो आपको 76 से लेके 100 तक का जो क्वेश्चन होगा उसका हम लोग क्या करेंगे कि आपको एनालिसिस करेंगे। 1 से 75 तक का हो चुका है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख लेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। देखिए, तो 76 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है। तो साथियों, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो है वो आपको कम से कम जो है वो आपको 30 वर्ष का होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो आपको क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ से बात आ गई विधान परिषद का। तो देखिए, और भी चीज जान लीजिए। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए, फिर पूछ दिया जाए कि आपको विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए, इस दोनों के लिए जो न्यूनतम उम्र है ना वो आपको 25 वर्ष है। वहीं अगर हम पूछेंगे कि आपको राज्यसभा और इसके बाद आपको विधान परिषद, सबका उम्र आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, विधान परिषद, राज्यसभा, इस दोनों के लिए निर्वाचित होने के लिए आपको क्या चाहिए कि कम से कम जो है आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। मतलब कि विधान परिषद या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो चाहिए वो कितना चाहिए, तो वो आपको 30 वर्ष चाहिए। फिर यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति। इसके अलावा आपको उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने के लिए जो आपको न्यूनतम आयु चाहिए वो आपको 35 वर्ष चाहिए। तो इन चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। फिर यहाँ से आएगा कि मतदान करने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो आपको क्या है, मतलब देश मताधिकार की न्यूनतम आयु, तो वो आपको 18 वर्ष हो जाएगा। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो ये सारे चीज आपके एग्जाम में जो होते हैं पूछे जाते हैं। तो जो कुछ भी पूछा जाएगा आप यहाँ से अच्छे से देख लीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 77 नंबर प्रश्न में। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में संपत्ति सूची की अवधारणा जो है कहां से ली गई है। तो साथियों, संपत्ति सूची की जो अवधारणा है ना वो आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले एक आपके प्रश्न में है वह है आपको संपत्ति सूची की अवधारणा, ठीक है ना। ये जो संपत्ति सूची का प्रावधान है ये आपको ऑस्ट्रेलिया से क्या है, प्रेरित है। इसके अलावा एक चीज आप और याद रखेंगे, क्या जानते हैं कि संसद के संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है, देखिए मतलब कि संसद के जो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो भी आपको ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। इसके अलावा आपको केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है, तो केंद्र राज्यों के बीच जो संबंध है उसके बारे में जो उल्लेख किया गया है, सॉरी उल्लेख नहीं कहेंगे, जो प्रेरित है वो आपको ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रेरित है। इसके बाद एक चीज और याद रख सकते हैं, प्रस्तावना की भाषा और भावनाएं, यह भी आपको जो प्रेरित है कहां से, तो यह आपको ऑस्ट्रेलिया से क्या है कि आपको प्रेरित है। इसके अलावा व्यापार वाणिज्य एवं स्वतंत्रता का जो समागम है वो भी आपको ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। इसमें पूछेंगे मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद, यह आपको अमेरिका से क्या है कि आपको प्रेरित है। फिर यहाँ से आएगा सोवियत संघ से। तो देखिए, तो सोवियत संघ से हमारे यहाँ मौलिक कर्तव्य, वर्तमान में इसको रूस कहेंगे क्योंकि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी जो है वो आपको रूस बना है। तो रूस से जो है हमारे यहाँ मौलिक कर्तव्य जो है वो आपको क्या है कि आपको प्रेरित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको सी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं आगे। आगे जो कह रहे हैं क्या, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, कह रहा है निम्न से कौन संघ सूची का एक विषय है। तो साथियों, संघ सूची का जो विषय है वो आपको क्या है जानते हैं, तो आपको रक्षा है। क्या है, रक्षा है। बाकी पुलिस जो है वो आपको राज्य सूची का विषय है। क्या है, राज्य सूची का। न्याय, फौजदारी और विधिक प्रक्रिया जो है ये आपको संपत्ति सूची का क्या है कि आपको विषय है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। अब देखिए, अब है कि संघ सूची में अभी जो है वो आपको कितने विषय है, तो संघ सूची में जो साथियों अभी विषयों की संख्या है वो आपको कितने हैं, तो 100 है। वर्तमान में संघ सूची में विषय की बात करेंगे तो 100। मूल में अगर संघ सूची में विषय की बात करेंगे
तो वो आपको 97 था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। और संघ सूची में ऐसे विषयों को क्या किया गया है कि आपको शामिल किया गया है जो आपको राष्ट्रीय हित का क्या हो, कि आपको विषय हो। तो इन चीजों को बढ़िया से आपको देखना है, ठीक है ना। चलिए देखिए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करते हैं कि आपको बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, कह कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संबंधित सूची में कौन से विषय जो थे वो आपको जोड़े गए थे। तो साथियों ये जो आप देख रहे हैं 42वें संविधान संशोधन, इसके द्वारा संविधान में जो था ना वो आपको क्या जोड़ा गया था, तो आपको जनसंख्या नियंत्रण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो साथियों यह आपको 1976 में हुआ था। और इसके तहत क्या था कि राज्य सूची से 5 विषयों को क्या किया गया, हटाया गया और संबंधित सूची में इसको जोड़ा गया। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको जो सूची है, जैसे आप संघ सूची के बारे में पढ़े हैं, एक पढ़े हैं आप संबंधित सूची के बारे में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। संबंधित सूची, उसके बाद एक पढ़े हैं अभी राज्य सूची के बारे में। तो आइए इस सब पे थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे कि इसमें कितने विषय है और कहां से कितने विषय को आगे जो है फॉरवर्ड किया गया था। देखिए संघ सूची, संबंधित सूची और राज्य सूची। तो आ जाइए यहाँ पे देखिए इस संघ सूची में मूल में कितने विषय थे, ठीक है ना। यहाँ पे हम दे देते हैं, थोड़ा सा ये छूट गया है, इसे आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए संघ सूची में जो मूल में था वो आपको 97 विषय था, अभी बढ़ के हो गया है 100। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। संबंधित सूची में आपको क्या था कि शुरू में जो विषय था वो आपको कितना था 47, अभी जो हो गया है 52। इसके बाद राज्य सूची में शुरू में 66 विषय था और अभी जो हो गया है वो आपको 61। तो देख रहे हैं पहले शुरू में राज्य सूची में 66 था, तो इसी राज्य सूची में से 5 विषयों को निकालकर क्या कर दिया गया कि आपको संबंधित सूची में जो है तो आपको जोड़ दिया गया है। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से जो है वो आपको याद रहनी चाहिए। तो इस डाटा को आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है ना। आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे संघ सूची के विषय पर जो कानून बनाते हैं वो आपको केंद्र सरकार, जबकि राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनाते हैं वो आपको राज्य सरकार, और संबंधित सूची के विषयों पर जो कानून बनाते हैं केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाए गए कानून मान्य होंगे। तो प्रश्न का सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, तो यह आपको ए हो जाएगा। चलिए आगे क्या करा, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है। तो साथियों भारतीय संघ में जो अवशिष्ट शक्तियां है वो आपको केंद्र के पास है, और इसका जो उल्लेख किया गया है वो आपको अनुच्छेद कितना में, तो कल ही पढ़े थे अनुच्छेद श्री, तो यह आपको दूसरा है 48 में। फिर यहाँ से एक बात है कि भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्ति का प्रावधान है जो केंद्र के पास होगा, यह कहां से प्रेरित है, तो यह आपको कनाडा से प्रेरित है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी वो क्या हो जाएगा, क्या आपको सही हो जाएगा। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए क्या कि भारतीय योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया। तो साथियों योजना आयोग को जो है 2014 में जो है वो आपको समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि योजना का गठन कब हुआ था। तो यह आपको 15 मार्च 1950 को इसका काम किया था। तो देश के लिए आपको पंचवर्षीय योजना को क्या करना है कि आपको तैयार करना है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि योजना आयोग का जगह जो लिया है वो कौन संस्था लिया है। तो साथियों और दिया है आपको नीति आयोग। कौन लिया है, नीति आयोग। तो इस नीति आयोग का जो गठन हुआ था कब, तो यह आपको 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का क्या हुआ था कि आपको गठन हुआ था। तो फिर यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि नीति आयोग में नीति का मतलब क्या हो जाएगा। तो साथियों नीति का मतलब हो जाएगा आपको नेशनल, क्योंकि ये सब पूछे जाते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह आपको नीति आयोग का क्या होता है, तो आपको पूर्ण रूप पता है, यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, चाहे भारत के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान जो बोलना है आप ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए तो नीति आयोग और योजना आयोग इस दोनों के जो अध्यक्ष होते हैं ना वो आपको कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। तो हम ऐसे कहेंगे कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे, तो आपको पदेन प्रधानमंत्री। और अभी जो नीति आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, तो कहेंगे पदेन प्रधानमंत्री, जो कि अभी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपको सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कुछ भी बताया गया है उसको आपको अच्छे से देख लेना है। और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो वे आपको अरविंद पुनगटिया थे। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। चलिए 81 में
कह रहा है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है, तो साथियों मैकमोहन रेखा जो है वो आपको अरुणाचल प्रदेश में है। और मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब होता है, इसे भी याद रखिएगा। तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण साथियों 1914 ईस्वी में आपको शिमला के अंदर होता है। कहाँ होता है, शिमला में। और इसका जो निर्धारण किया था वो आपको कौन, इसके निर्धारण करने वाले जो व्यक्ति थे सर हेनरी मैकमोहन। तो ये जो आप देख रहे हैं मैकमोहन रेखा, यह है किन दो देशों के बीच, तो यह आपको भारत और क्या क्या आपको चीन के बीच में है। और कहा, तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश को साथियों पहले हम लोग किस नाम से जानते थे, तैयार रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश को पहले हम लोग नेफा के नाम से क्या कहते थे, क्या आपको जानते थे। नेफा बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको सही हो जाएगा। और ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये आपको है क्या, तो कहेंगे पूर्वोत्तर भारत का एक आपको क्या है कि राज्य है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि देश में आर्थिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी, तो यह आपको 1975 में, ठीक है ना, 26 जून 1975 को। कहीं कहीं आपको 25 जून भी क्या होंगे कि आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो जैसा ऑप्शन रहेगा आप देख लीजिएगा, तो 25 जून या 26 जून जो रहेगा आप देख लीजिएगा। 1975 को क्या होता है कि देश में आर्थिक गड़बड़ी के कारण जो है आपको आपातकाल की, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है वो आपको हुई थी। और यह आपातकाल आपको 21 महीना जो था वो आपको लागू रहा था। तो अब तक हमारे देश में जो है ना वो आपको 3 बार जो है राष्ट्रीय आपात लागू हो चुकी है। एक 1962 में, एक जो है 1971 में, और एक जो है 1975 में, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से बात आएगी कि राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाए जाते हैं, 352 के तहत। अब तक हमारे देश में 352 का जो प्रयोग है साथियों वो आपको 3 बार हुआ है। कब कब, 1962, 1971, 1975। तो देखिए, तो 1962 में जो हुआ था ना वो आपको भारत चीन युद्ध के कारण, किसके कारण हुआ था, भारत चीन युद्ध के कारण, ठीक है ना। यानी कि चीन ने जो था वो भारत पर आपका आक्रमण कर दिया। 1971 में भारत पाक युद्ध के कारण इसमें भी पाकिस्तान जो है भारत पर पहले जो था वो आपको अटैक किया था। इसीलिए क्या है कि समस्या से निपटने के लिए हमें देश में जो है राष्ट्रीय आपात लगाना पड़ा था। और देश में आपको आंतरिक गड़बड़ी के कारण जो लागू हुआ था आपातकाल वो आपको 1975 में। अब आंतरिक गड़बड़ी की जगह पर जो है वो आपको किस शब्द का प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा। अब आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पे जो है साथियों वो आपको सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग होता है। और ऐसा आपको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो था वो आपको किया गया था। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है, तो साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है वो आपको 6 अंग है। कौन कौन अंग है, जरा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले महासभा, उसके बाद है आपको सुरक्षा परिषद, फिर है सामाजिक और आर्थिक परिषद, उसके बाद है आपको प्रन्यास परिषद, सचिवालय, और फिर है आपको अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो ये सभी जो है संयुक्त राष्ट्र के अंग है। और संयुक्त राष्ट्र का गठन जो होता है 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका जो मुख्यालय बनाया जाता है ना वो आपको न्यूयॉर्क में, इसे आपको याद रखना है। और वर्तमान में जो इसमें सदस्य देशों की अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान में जो इसमें सदस्य देश है वो आपको 193 है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर है कि ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इस संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में जो महासचिव है वो आपको कौन है, ये आपसे पूछे जाएंगे। तो यह है आपको एंटोनियो गुतेरेस। कौन है, एंटोनियो गुतेरेस। और एंटोनियो गुतेरेस जो है साथियों वो आपको पुर्तगाल से क्या करते हैं कि आपको संबंध रखते हैं। और इसके जो पहले महासचिव थे वो आपको कौन थे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव थे साथियों वो आपको त्रिगवेली थे। तो ये सारी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना था, तो साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में जो निशस्त्रीकरण आयोग बना था 1952 में। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब कि दुनिया को जो है अस्त्रों से क्या करना है कि आपको मुक्त करना है। इसलिए क्या हुआ था कि आपको निशस्त्रीकरण आयोग जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में बना था। कब, तो यह आपको 1952 में। तो ये सारी चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या है। देखिए अब कह रहा कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो साथियों अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की जो स्थापना है वो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है वो आपको 1936 ईस्वी में जो है वो आपको हुई थी। और सरदार पटेल कौन थे, तो कहेंगे भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री। तो ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए। दूसरी बात है चौधरी चरण सिंह, ये किसानों के नेता है, ठीक है ना। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 23 दिसंबर को क्या होता है कि भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस जो है वो आपको मनाए जाते हैं। और ये
भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जो संसद का कभी भी सामना जो है वो आपको नहीं किए। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। राजेंद्र प्रसाद जी देश के पहले आपको राष्ट्रपति थे, इन्हें अजात शत्रु और देश रत्न की उपाधि से क्या है नवाजा गया। जवाहरलाल नेहरू को हम लोग चचा के नाम से जानते हैं। ये भारतीय विदेश नीति के जनक थे और इन्हें आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है, तो आपको निर्माता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है वो आपको क्या कह रहा है, विश्व एड्स दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो साथियों विश्व एड्स दिवस जो है ना वो आपको एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जो है ना वो आपको क्या होता है कि आपको 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ताकि एड्स जो है लोग आपको ग्रसित नहीं हो। और एड्स जो होते हैं HIV वायरस के कारण होते हैं, जैसा आप जानते हैं। चलिए आइए देखिए, फिर 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस जो है वो आपको मनाए जाते हैं। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना चाहिए, ठीक है ना, मुझे याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। क्या कर रहा है देखिए, आप लोग इस प्रश्न को पढ़े भी है, ठीक है ना। उसके बाद जो है फिर हम लोग चलेंगे आगे। जब तक आप लोगों को अगर आंसर देना है तो आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है ना। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना। चलिए सारे बच्चों को जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है वो आपको लिखना है, और किस वर्ष के अधिनियम के द्वारा दिया गया था यह भी आपको लिखना है, ठीक है ना। देखिए क्या कर रहा है कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण जो है दिया गया है। तो यह आपको बिहार में दिया गया था, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। और भारत में पंचायती राज की जो शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से, और इसके उद्घाटनकर्ता कौन होते हैं, तो आपको प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें हम लोग आधुनिक भारत का क्या कहते हैं कि आपको निर्माता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि ब्रेजनेव किस देश का राष्ट्रपति था। तो साथियों ब्रेजनेव जो था सोवियत संघ का राष्ट्रपति था, या इसी को कहेंगे USSR का राष्ट्रपति। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और ये सब जो था सोवियत संघ के एक तानाशाह शासक जो है वो आपको हुआ करता था, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक बात आएगी कि सोवियत संघ बना कब था। तो सोवियत संघ जो है 1922 में लेनिन के द्वारा क्या हुआ था कि आपको बनाया गया था। और 1991 में क्या होता है कि सोवियत संघ का क्या हो जाता है कि आपको विघटन हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो 25 दिसंबर 1991 को। ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है ना। सोवियत संघ बना कब था, 1922 में। तो ये सारे चीज अच्छे से आपको क्लियर करके रखना है, ताकि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ से बात आएगी सोवियत संघ के संस्थापक कौन थे, तो क्या कहेंगे लेनिन थे। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था उस समय यहाँ के राष्ट्रपति कौन थे, तो देखिए उस समय जो राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के वो थे आपको मिखाइल गोर्बाचोव। क्या कहेंगे, मिखाइल गोर्बाचोव। ये जो मिखाइल गोर्बाचोव है साथियों याद रखना, ठीक है ना। यह आपको 1985 से 1991 तक जो है वो आपको सोवियत संघ के क्या रहते हैं कि आपको राष्ट्रपति रहते हैं। हालांकि यह अमेरिकन माना जाता है कि इनको ये आपको एजेंट थे, मतलब मिखाइल गोर्बाचोव के बारे में। और ये आपको क्या कहते हैं कि पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की जो नीति है उसको क्या कहते हैं कि आपको शुरू किए थे। तो उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 90 नंबर प्रश्न में। क्या कर रहा है, क्या कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है वो आपको बेलग्रेड में हुआ था, युगोस्लाविया में। उस समय जो युगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे वो आपको मार्शल टिटो थे। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो साथियों यह आपको 1961 में हुआ था। और प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 25 देशों के प्रतिनिधियों ने क्या किया था कि आपको हिस्सा लिया था। तो फिर यहाँ से बात आएगी कि गुटनिरपेक्ष देशों के संगठन में अभी कितने सदस्य देश हैं, तो वह आपको 120 है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। और गुटनिरपेक्षता की नीति को रखने में अहम भूमिका निभाए थे भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा आपको इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्नो, मिस्र के जो है वो आपको अब्दुल नासिर, घाना के इंक्रुमा। तो इन सभी लोगों का नाम आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना मेरे भाई वो आपको डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है। सेना के क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है। देखिए क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में क्या है कि आपको सौदेबाजी वाला जो संघवाद है वो आपको क्या है उभर रहा है।
क्योंकि सरकार जब बहुमत में नहीं होती है तो क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर वो ज्यादातर क्या होता है कि आपको चलता है, जिससे क्या होता है कि आपको सौदेबाजी वाली संघात जो है वो आपको उत्पन्न होती है, सहकारी बहुत कमी होती है, ठीक है ना। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है, तो वह अनुच्छेद 249। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। साथियों अगर आप लोगों को अनुच्छेद में कहीं से कोई दिक्कत होती है तो हम ऑलरेडी अपने चैनल पे जो है वो आपको अनुच्छेद से संबंधित जो है वो आपको 2 वीडियो जो है वो आपको डाल चुके हैं, आप वहां से देख लीजिएगा, सारा का सारा जो है आपका प्रश्न क्लियर हो जाएगा। देखिए तो वही कर रहा है कि अनुच्छेद 249 के तहत जो है संसद राज्य सूची के विषय पर क्या कर सकता है कि आपको कानून जो है बना सकता है, लेकिन राज्यसभा पहले सबसे पहले क्या करेगा कि राज्य सूची के उस विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करेगा उसके बाद, ठीक है ना। इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं आगे क्या कर रहा है, वो भी कानून बनेगा ना 1 साल के लिए बनेगा। सुन लीजिए कि अगर राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाएगी ना तो कितने साल के लिए, तो आपको 1 साल के लिए, किस अनुच्छेद के तहत, तो 249 के तहत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया था, तो साथियों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो सिद्धांत दिया था ना वो आपको बलवंत राय मेहता समिति ने, और बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट के आधार पर ही क्या हुआ था कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की क्या हुई थी, क्या आपको शुरुआत हुई थी। तो इन सभी चीजों को देख लेना है, और पंचायती राज जो है वो आपको राज्य सूची का विषय है, इसे भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बाकी अशोक मेहता समिति यह भी आपको पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, और ये इन्होंने सुझाव दिया था कि पंचायती राज को जो है द्विस्तरीय जो है वो आपको बनाया जाए। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था। तो देखिए तो सबसे पहले क्या है कि आपको ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है। उन्होंने सबसे ज्यादा जो सुझाव दिया था कि आप ग्राम पंचायत को क्या कीजिए कि आपको मजबूत जो है वो आपको बनाइए। पर एक चीज याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत जो होते हैं ना इसके जो अध्यक्ष होते हैं वे आपको मुखिया जी होते हैं। और एक चीज आपको और भी याद रखना है कि भारत में जो पंचायती राज है ना त्रिस्तरीय है। देखिए सबसे निचला स्तर जो है वो आपको ग्राम पंचायत है, उसके बाद जो दूसरा स्तर है वो आपको पंचायत समिति, और तीसरा जो है वो आपको जिला परिषद है, मतलब सबसे ऊपर, ठीक है ना। तो देख लेते हैं यहाँ पे समझिएगा, ये जो ग्राम पंचायत है इसके प्रमुख को जो होते हैं वो आपको मुखिया होते हैं, यहाँ से याद रखिएगा। उसके बाद पंचायत समिति के जो प्रमुख होते हैं वो पंचायत समिति अपने में से क्या करते हैं, चुनते हैं, जिसको हम लोग प्रमुख कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जिला परिषद के जो प्रमुख होते हैं उसको जिला परिषद अध्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, जिला परिषद अध्यक्ष कहते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। इसका जो सही आंसर होगा ना वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपको करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं। तो देखिए तो ये जो आपको 11वीं अनुसूची है इसमें पंचायती राज को जो है 29 कार्य जो है सौंपे गए हैं, और किस संविधान संशोधन के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1993 में, और यह जो लागू होता है ना साथियों तो आप जानते हैं, तो यह लागू होता है 1900 कितना में जानते हैं, तो आपको 93 में 24 अप्रैल का वो दिन होता है, इसलिए 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस जो होते हैं वो आपको मनाया जाता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, और 11वीं अनुसूची तो याद रखना है कि वो पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन जो कि आपको 1992 में हुआ था द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो साथ में वो जो जोड़ी गई थी ना 73वें संविधान संशोधन के द्वारा वो आपको 11वीं अनुसूची, तब तो आपको 1992 में। उसके बाद 12वीं अनुसूची भी जो जोड़ा गया था 1992 में। उसके बाद 10वीं अनुसूची जो जोड़ा गया था वो आपको 1985 में। उसके बाद 9वीं अनुसूची तो यह जो जोड़ा गया था आपका जानते हैं तो आपको 1951 में। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यह सब लागू कब हुआ था। हालांकि ये जो 12वीं अनुसूची जो है आपको 74वें संविधान संशोधन से संबंधित है, और 74वें संविधान संशोधन कब होता है 1992। 11वीं अनुसूची जो है वो आपको 73वें संशोधन से संबंधित है। ये जो देख रहे हैं 73वां संविधान संशोधन यह होता है 1992 में, और 74वां संविधान संशोधन भी जो होता है साथियों वो आपको 1992, लेकिन दोनों के लागू होने का डेट थोड़ा अलग है, क्योंकि ये जो देख रहे हैं आप 73वें संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था कि आपको लागू हुआ था, और ये जो देख रहे हैं 74वें संविधान संशोधन यह आपको
1 जून, ठीक है ना, 1993 को क्या हुआ था कि आपको लागू हुआ था। तो ये सारी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको क्या है सी इसका सही हो जाएगा। तो ये जो देख रहे हैं 9वीं अनुसूची, इसमें भूमि सुधार संबंधित कानूनों का क्या है कि आपको उल्लेख है। उसके बाद है 10वीं अनुसूची में दल बदल है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है, और 12वीं अनुसूची में जो है नगर पालिका है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, लेकिन उससे पहले इसका आंसर जान लीजिए, सी हो जाएगा। कह रहा है कि यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा सहमत मतलब असहमत हो तो क्या विकल्प है। तो सबसे पहले इसका विकल्प क्या होगा कि संशोधन विधेयक पारित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए कि जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं ना, उस पर आपको क्या होता है जानते हैं कि आपको संयुक्त अधिवेशन जो है वो आपको नहीं बुलाया जा सकता है, क्योंकि इसमें दोनों सदनों की सहमति पहले क्या है कि आपको आवश्यक है। पर एक चीज और याद रखिएगा कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति जो होते हैं वो आपको वीटो शक्ति का क्या कहते हैं कि आपको प्रयोग नहीं करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। और संविधान में जो संशोधन किया जाता है अनुच्छेद 368 के तहत, तो इसकी चर्चा संविधान के भाग क्या जानते हैं कि आपको 20 में है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो यह आपको ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न जो है वो आपको क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य है। तो साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका में टोटल जो है वो आपको 50 राज्य है, और आपको 51 जो है वो आपको उच्च न्यायालय है। तो इसे भी आपको सॉरी उच्च न्यायालय कहते हैं। 51 जो है वो आपको उच्चतम न्यायालय क्या है, उच्चतम न्यायालय, जिसको आप लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ठीक है ना। 50 उसके राज्य के है और एक जो है अमेरिकी संघ के। इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपको भी हो जाएगा। चलिए 99 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए कह कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो साथियों जर्मनी का एकीकरण जो होता है 3 अक्टूबर 1990 को शीत युद्ध काल में। लेकिन इससे पहले बर्लिन की दीवार को जो तोड़ा जाता है वो आपको 1989 में, तब चलकर पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी जो होते हैं वो आपको एक हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है। कह कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत द्वितीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो देखिए द्वितीय आपातकाल जो लगाते हैं ना वो आपको अनुच्छेद 360 के तहत, लेकिन आज तक भारत में एक बार भी जो है साथियों द्वितीय आपात जो लागू नहीं हुई है। फिर यहाँ से देखिए अनुच्छेद 352, इसके तहत जो है आपको राष्ट्रीय आपात की क्या होती है कि आपको घोषणा की जाती है। उसके बाद है आपको 356 के तहत जो है आपको राष्ट्रपति शासन जो होते हैं वो आपको क्या होता है कि आपको लगाए जाते हैं। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो साथियों आज हम लोग क्या किए कि 2021 के जो भी पॉलिटिकल साइंस के पूछे गए प्रश्न था उसका हम लोग क्या किया कि समापन किया, मतलब कि आज इसको हम लोग एंड कर दिए, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि 2020 के जो प्रश्न है उसको हम लोग क्या करेंगे कि आपको देखेंगे। और आप लोगों को क्लास अच्छी लगती हो तो साथियों आप लोग अपने दोस्तों में भी इसे शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, मिलेंगे फिर आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।